जरा इस प्रश्न को देखें। ये प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको कुछ इसमें गेस मिल जाएगा। और इसमें पूछा गया है कि संघ कार्यपालिका का भाग कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप इसको ठीक से आंसर कर लेते हैं, तो सही आंसर कर लेते हो, तो ये मान के चलिए आपने राष्ट्रपति ढंग से पढ़ा हुआ है। अगर नहीं कर पाते हैं यानी आपने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ उसमें मिस रह गया है। तो इस प्रश्न को देखिए, संघ की कार्यपालिका का भाग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएजी। तो इन चारों में से ऑप्शन आप चुनिए। ये ABCD आंसर दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन आपके ऑप्शन सही हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, सोचिए और देखिए। तो आपने क्या आंसर चुना? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति? तो बता दूं, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएजी, ये भी आंसर गलत है। तीसरा आंसर है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। और चौथा भी गलत है। अब आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये आंसर गलत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू GS नाउ। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। बहुत सारे चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, उनको बता दें कि ये हमारा विजेता बैच चल रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जो UP PCS 2023 के लिए और RO-ARO 2023 के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है, जिसमें सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीडियोस तो फ्री रहते हैं, इसके अलावा कुछ ज़रूरी PDFs भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं। तो आप पहले बार चैनल पे आ रहे हैं तो इसका ज़रूर लाभ लीजिए और हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं राष्ट्रपति चैप्टर पे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी के लिए सबसे फेमस बुक अगर कोई है तो M लक्ष्मीकांत है। आप M लक्ष्मीकांत का बुक राष्ट्रपति चैप्टर खोलेंगे तो पहली ही लाइन में ये लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका के भाग कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये 5 हैं जो संघ की कार्यपालिका के भाग हैं। ठीक है, इनका वर्णन 52 से 78 के बीच संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, उसी में ये डिटेल में मतलब लिखा स्पष्ट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका के भाग हैं। ये अभी प्रश्न आया नहीं हुआ है, मेरे नज़र में तो नहीं, हो सकता कहीं आया हो। अगर आया नहीं हुआ है और ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, कभी एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है मेरी नज़र से। तो ये आप जान चुके हैं आंसर इसका, जो मैंने प्रश्न किया हुआ था। अब हम लोग एक एक चीज़ों को राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से देखते चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 54 के तहत जो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है उसका प्रक्रिया देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो इसमें देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। सारे जो भी सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों से जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, इसके निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके भी, जहाँ पे विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य। यानी मोटा मोटी हम लोग देख के चलें तो संसद के सदनों से निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं, ये यूटी स्टेट दोनों हो सकते हैं, के निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने डालने की कोशिश करी, जो एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब से लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के तहत होता है। ये आप लोग को
कई बार एग्जाम पूछा होगा, एकल संक्रमणी मत का बहुत बार पूछता है। ये आर्टिकल 55 के तहत है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, मैंने फिर से यहाँ नीचे लिख रखा है। महाभियोग में नामांकित सदस्य भाग नहीं ले, जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है। महाभियोग में ध्यान रखिएगा, मतलब कि महाभियोग में जो निर्वाचित कर रहे हैं विधानसभा के सदस्य, वो भी भाग नहीं लेते, वो भाग नहीं लेते हैं इसमें। सिर्फ महाभियोग के केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका देखिए जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है और इसका फैसला अंतिम होता है। इसमें बस सुप्रीम कोर्ट ही इसमें जजमेंट अपना देता है कि कौन उसको उस विवाद का निस्तारण करता है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित करे, जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया और उसकी नियुक्ति कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका क्या कहते हैं सदस्यता, राष्ट्रपति बनने का जो बेसिक क्राइटेरिया उसको पूरा ना, या कोई भी कारण से उसका राष्ट्रपति बनना मतलब कि अवैध हो जाए, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है अवैध नहीं माना जाएगा और वो प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति को का निर्वाचन अवैध हो सकता है, नियुक्ति अवैध हो सकती है, लेकिन उसके जो निर्णय होंगे, उसके कार्य जो होंगे अवैध नहीं होंगे, वो प्रभावी बने रहेंगे। जो जनगणना का आधार है वो 1971 को रखा हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? सबसे पहली 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आर्टिकल 58 के तहत ये दिया हुआ है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो उसमें, ठीक है। किसी लाभ के पद पे न हो। लाभ का पद क्या होता है? जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य का मंत्री, ये सब लाभ के पद नहीं है, ठीक है। ऐसा ये सब लाभ का पद होता है जैसे जॉब जिसमें सैलरी टाइप का हो, वैसा टाइप लाभ का पद माना जाता है, ठीक है। जैसे कोई एम्प्लॉय लाभ का पद माना जाएगा, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ के मंत्री या राज्य के मंत्री, ये सब जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं, ये सब लाभ के पद को धारित नहीं करते हैं। नामांकन, देखिए नामांकन किस प्रकार होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इसके लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके अलावा 15,000 रुपये की जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ेगी RBI में, और 1/6 से कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। शपथ ग्रहण देखिए कैसे होता है। आर्टिकल 60 के तहत, 60 के तहत संविधान और विधि का, ये ध्यान रखिए, शपथ किसका ले रहा है राष्ट्रपति? संविधान का और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण का, प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, डिफेंड करने का, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब चीफ जस्टिस CJI, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो शपथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो उसके जगह वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो उसको शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब पदावधि, महाभियोग और पद रिक्तता की जो कंडीशन है उस पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। 5 वर्ष तक उसकी पदावधि है राष्ट्रपति की। त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ध्यान रखिएगा। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को देगा, CJI को देगा, ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति को देता है। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद ही इसीलिए बनाया गया, ये अमेरिकन संविधान से रिलेटेड है, जो कि कंटिन्यूटी को बनाया हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद कंटिन्यूटी को लाता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना शपथ, परित्याग करता है, जब रिजाइन करता है अपने पद से। जब तक कोई उत्तराधिकारी ना आए 5 वर्ष के बाद भी पद पर वो बना रह सकता है। अब उस राष्ट्रपति को
बीच में अगर हटाना हो, जिसको महाभियोग कहते हैं। महाभियोग कैसे लगता है, क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ जान ले, आर्टिकल्स 61 के तहत ये किया जाता है। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब संविधान का उल्लंघन किया हो राष्ट्रपति ने, ठीक है। महाभियोग का आरोप या प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। पहला सदन जिस सदन में भी जा रहा हो, जरूरी नहीं कि लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में जा रहा हो, तो पहला स्टेप किसी पहले सदन में जा रहा है तो जिस सदन में आरोप लगा है उस सदन के 1/4 सदस्यों का इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है, प्रस्ताव पे या आरोप पत्र पे। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए इसके बाद, ठीक है। प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में चला जाए। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल पर तौर पर बता रहा हूँ कि ये लोकसभा में मान लीजिए प्रस्ताव आता है, लोकसभा में प्रस्ताव आता है तो 1/4 सदस्यों का इस पर हस्ताक्षर होगा। राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले कि भाई हम ला रहे हैं आपके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव, ठीक है। और उसके बाद जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसको अब राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, या अगर इसी तरह 22 वर्ष मान लीजिए, अगर राज्यसभा चल रहा है तो लोकसभा में चला जाएगा फिर, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, मतलब कि हाउस में के टोटल 2/3 वहाँ प्रेजेंट होने वाले नहीं, अगर जितने सदस्य हैं टोटल वास्तविक उसकी क्षमता है उसके 2/3 सदस्यों का बहुमत होगा इसमें। अब दूसरा सदन क्या करेगा? इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा, किसी रिप्रेजेंटेटिव को रखे या खुद रहे, ठीक है। यदि यह सदन भी आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत उसी प्रकार से पहले वाले में था पारित करता है। तो प्रस्ताव पारित की तिथि से राष्ट्रपति पद से हटना होगा, पदस्थ हो जाएगा राष्ट्रपति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि इसने एक जजमेंट दिया है कि तुम राष्ट्रपति अब नहीं रह सकते, तुम इस लायक नहीं हो, तुमने संविधान के का उल्लंघन किया है। तो सदन मिलके एक जजमेंट देता है जिसमें कि एक जुडिशली का पावर भी आ जाए, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। नामांकित सदस्य भी महाभियोग में भाग लेते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, नामांकन जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो भी महाभियोग में भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग में स्टेट लेजिस्लेटिव के जो भी मेंबर हैं वो भाग नहीं लेते, जबकि निर्वाचन में वो लेते हैं। राज्य विधानसभा तथा केंद्र शासित राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। यही मैंने चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब महाभियोग हो गया। अब दूसरा कंडीशन, अगर पद की रिक्तता हो जाए किसी कारणवश, तो आर्टिकल 62 में दिया हुआ है, महाभियोग का 61 में दिया हुआ है, पद रिक्तता की स्थिति को 62 में दिया हुआ है। तो 62 में क्या दिया हुआ है? किसी कारणवश पद की रिक्तता हो जाए, जैसे कि मृत्यु हो जाए, त्याग पद हो जाए या निष्कासित हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो, तो 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक राष्ट्रपति का पद। और इस 6 महीने के बीच में क्या होगा? एक कार्यवाहक राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा और इसकी टेन्योर मैक्सिमम 6 महीने ही हो सकती है कार्यवाहक राष्ट्रपति की, ठीक है। कार्यवाहक में कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। सभी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को थी उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया हो, तो मान लीजिए उसी समय उनका भी डेथ हो गया उपराष्ट्रपति का, या कोई कारण हो गया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI उसके बाद राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे, उपराष्ट्रपति अगर नहीं होते हैं तो, ठीक है। अगर ये भी ना हो तो भारत के मान लीजिए ऐसी स्पेशल कंडीशन बन जाते कि CJI भी नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को रखा जाएगा। असल में क्या है कि इसको किसी भी कंडीशन में खाली नहीं रहने देने का इसमें विचार है। मतलब कि राष्ट्रपति का प्रमुख होता है राष्ट्र का, गणराज्य का, तो उसको उस जगह को खाली नहीं रहने दिया सकता है। गणराज्य कहने का मतलब ही होता है कि हमारा जो
राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित है, जबकि यूके में देखेंगे राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे वो चलता है पारिवारिक क्रम में चलता है, जैसे कि राजा, उनकी पुत्र, उनके पत्नी, पुत्री, इस टाइप का, मतलब कि राजघराने समझ, राजा वहाँ पे किंग होता है, क्वीन होती हैं। तो यहाँ पे गणराज्य है। गणराज्य कहने का, रिपब्लिक कहने का अर्थ ही होता है कि उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता द्वारा निर्वाचित है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं है, लेकिन हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो वो भी निर्वाचित ही माने जाते हैं, राष्ट्रपति भी। तो वो माना जाता है कि जनता ने ही चुना हुआ है, तो इसीलिए गणराज्य कहा जाता है। ये बहुत बेसिक क्या कहते हैं डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए गणराज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको पद को खाली न रहने दिया जाए, इसके लिए एक चीज़ लाई है, कोई ना कोई रहेगा, पद खाली नहीं रहेगा, आप 6 महीने के अंदर उसको भरना आवश्यक है। जो भी इसमें से बनेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI बने या कोई सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज बने, उसको सभी राष्ट्रपति की ही सुविधाएं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं वो मिलेंगी। अब राष्ट्रपति के कुछ पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पावर्स ऐसा लगता है कि नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे पावर उसके पास हैं। और PM की तरह कार्यकारी बहुत पावर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पावर्स हैं। देखते हैं कैसे। तो कार्यकारी पावर्स में जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखिए, पहला है PM की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। PM और अन्य मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लगातार बोलने से जबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। महान्यायवादी की नियुक्ति और वेतन निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी प्रसाद पर्यंत होता है। CAG मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का निर्वाचन नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा देखेंगे ST और SCs के तथा मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के तथा अन्य OBC आयोग के नियुक्ति, सदस्य आयोग की नियुक्ति भी करता है। केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग हेतु अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित राष्ट्रपति कर सकता है, उसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों में प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त हैं। 44वां अमेंडमेंट एक्ट था जो संवैधानिक सुधार का एक्ट 1978 द्वारा किसी बिल को वापस विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेज सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। 74(1) आर्टिकल 74(1) में ये मेंशन है, किसी भी बिल को वापस पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति भेज सकता है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है यह, मतलब कि यूटीज में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, यूटीज का जो मेन प्रशासक होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलता है यूटीज में। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को इसमें देखिए, जो भी चीज़ आपको मैं इसमें बताते जा रहा हूँ वो सारे पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान से बस लिसन कर दे। अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो और अच्छा है कि इसको नोट करते चलिए साथ में। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, जब किसी मामले पे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल नहीं पास हो पाता है, तो ऐसे मामलों में संयुक्त अधिवेशन का विचार है, जिसको आह्वान क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये आर्टिकल 108 के तहत होता है संयुक्त अधिवेशन। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है।
जो भी संसद का पहला अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये यूके में एक प्रथा है, द किंग्स स्पीच, उसी टाइप का कुछ है, बहुत फेमस है वहाँ पे। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्षता सौंपता है। यानी कि लोकसभा के अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो किसी कारणवश, तो उसके किसी भी सदस्य को, लोकसभा किसी भी सदस्य को अध्यक्षता का कार्यभार सौंप सकता है, और राज्यसभा में भी ये ऐसा ही कर सकता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इसको ध्यान रखिए। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनके तहत 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत, ये देखिए अब रिपील हो चुका है, निरसित हो चुका है। यह भी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसके तहत इसको हटा दिया गया है। इसको ऊपर लिखता हूँ, नीचे लिखने की क्या जरूरत है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का पद हटा दिया गया, मनोनीत नहीं होते हैं अब। संसद सदस्यों के निर्भरता के प्रश्न पर चुनाव आयोग से परामर्श का निर्णय करता है। मतलब कि संसद सदस्य कोई है, अगर किसी मतलब उसके लिए निहरकारी है कि नहीं निहरता है, मतलब कि उसके पद के लिए, इससे बारे में चुनाव आयोग से परामर्श करके निर्णय करता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा आवश्यक होती है। वह कौन से हैं? ये ज़्यादातर देखिए वित्तीय वाले होते हैं। संचित निधि से खर्च से संबंधित हो गए, राज्यों की सीमा परिवर्तन वाले मामले में भी होता है, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक भी, मतलब कि निधि से संबंधित और राज्य निर्माण से संबंधित जो भी मामले होंगे उसमें अनुमति लेनी आवश्यक होती है। विधेयकों की अनुमति का भी है कि अगर किसी विधेयक पे राष्ट्रपति अनुमति देना किस प्रकार देता है, उसके बारे में आर्टिकल 111 में दिया हुआ है। देखिए, इसके अलावा इसको हम लोग एक अलग से मैंने लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट था। संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति बाध्यकारी होती है। जैसे मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन में ये दिया गया था कि किसी विधेयक को मंत्रिमंडल को वापस कर सकता है राष्ट्रपति अगर चाहे तो। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले एक्ट 1978 एक्ट था, जिसमें था कि किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति चाहता है कि पुनर्विचार के लिए भेजा जाए तो उसके तहत भेज सकता है, लेकिन वो चीज़ इसमें लागू नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक अगर कोई है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, और ये आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा इसको लागू किया गया है, बनाया गया है। अध्यादेश का देख लिए, विधायी शक्ति में आता है अध्यादेश, वो कैसे होता है। आर्टिकल 123, ये सबसे इजी याद करना होता है, 1, 2, 3। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश बना सकता है राष्ट्रपति, अध्यादेश लागू कर सकते। कब, कंडीशन क्या है उसमें कि कोई भी एक संसद का कोई भी एक सदन हाउस नहीं चलना चाहिए। देखिए, राज्यसभा कंटिन्यूअस चलता रहता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा लोकसभा जो है वो उसका टाइम लाइन पे होता है कि 6 महीने के अंदर कराना आवश्यक है, 6 महीने मैक्सिमम गैप करके चलाना होता है। तो कोई भी एक अगर सदन नहीं चल रही है तो ऐसे कंडीशन में, चूँकि दोनों सदनों से पास करना विधेयक को ज़रूरी होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, कोई मैटर हो जिस पे कि निर्णय तुरंत लिया जाना
जरूरी है, ऐसे मामलों पर अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश के संबंध में देखिए अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट है, अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति के निपटने के योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते हैं। तो मतलब कि ये कंडीशनल है कि जब बहुत ऐसी इमरजेंसी टाइम आ जाए और संसद का सदन न चल रहा हो तब अध्यादेश लाना चाहिए। इस पे मैं पूरा डिटेल में कभी बाद में लाऊंगा, जब मेंस का टॉपिक आएगा तो कैसे इसको आंसर कर सकते हैं या क्या हो सकता है, तो वो बाद में लाऊंगा। अभी इसको प्री के हिसाब से समझ लीजिए। इसके अलावा सीएजी यूपीएससी वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति की संतुष्टि अध्यादेश के मामले में, ये मैंने अलग से लिखा हुआ, इसे एक्स्ट्रा लग रहा है, असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति जैसे कि अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, तो उसमें ये देखा जा सकता है कि वो क्या असद्भाव का मामला है, सद्भाव उसमें है कि नहीं, मतलब कि कुछ जानबूझ के तो अध्यादेश नहीं लाया जा रहा है कि सदन को बाईपास कर दिया जाए। सदन का विकल्प अध्यादेश नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए जैसे विधायी शक्तियों, विधायी कार्य के लिए ही सदन का भाई निर्माण हुआ। सदन का मूल काम क्या है संसद का? विधियों को बनाना, ठीक है। तो अगर उसी को बाईपास करके इसको यूज करते हैं तो मतलब कि आप चुने हुए सरकार को ही चुने हुए जो सिस्टम है उसको ही बाईपास कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व को बाईपास कर रहे हैं। तो ये इसीलिए दिया हुआ है कि असद्भाव का मामला उसमें देखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि उस पर सद्भावना सही नहीं रहती है तो उसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। ऐसा 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति संतुष्टि अंतिम एवं मान्य का लोप कर दिया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं वीटो की शक्तियां। 3 प्रकार के वीटो हैं जो राष्ट्रपति अपना यूज करता है। पहला है अत्यंतिक वीटो। संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लें, विधेयक समाप्त। 2 मामलों में प्रयोग करता है राष्ट्रपति इसका। जैसे कोई गैर सरकारी सदस्य, यानी कि गैर सरकारी सदस्य यानी जो सरकार जिस पार्टी के है या जिस ग्रुप का है वो उस का पार्ट ना हो, मान लीजिए विपक्ष का हो, सीधे सीधे समझिए इसको। विपक्ष के सदस्य अगर कोई विधेयक लाता है जो कि सरकार गैर सरकारी उसको सदस्य कहा जाएगा, तो उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा, तो उसको समाप्त मान लिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विधेयक जब मंत्रिमंडल, मान लीजिए विधेयक आया उसके पास साइन करने को मंजूरी के लिए, और उसी समय मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो उस मामले में भी वो अपने पास रख लेगा, वो खत्म हो जाएगा विधेयक। निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु किसी विधेयक को वापस भेजता है। संसद इस वीटो को विधेयक पुनः साधारण बहुमत से पारित कर निरस्त कर सकता है। पुनः पारित विधेयक को स्वीकृति देने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। इस निलंबनकारी ये वीटो कहा जाता है इसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉकेट वीटो, जो बहुत ही मतलब कि राष्ट्रपति कोई पढ़ता है तो इसको जरूर ध्यान रखना, पॉकेट वीटो थोड़ा हाईलाइटेड रहता है। न स्वीकृति न लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लेता है, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। बस अपने पॉकेट में रख लिया, उसको समझिए ऐसे। वित्तीय शक्तियाँ, देखिए हैंड रिटन नोट्स है इसलिए आप लोग थोड़ा वो मत करिएगा। अच्छा मैंने मैटर सही लिखा हुआ है, अच्छा है, बस थोड़ा हैंड राइटिंग टाइप नहीं है तो इससे कोई हमको नहीं लगता ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़्यादातर लड़के फ़ोटो स्टेट कराते हैं नोट्स के, अच्छे क्लास नोट्स के, तो इसको मैटर पे मतलब ध्यान रखिए, ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं कॉस्मेटिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति को की
पुनरानुमति से ही संसद में प्रस्तुत की। जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि धन विधेयक और राज्य वाले जब सीमा वाला मामला था उसमें पूर्वानुमति आवश्यक है, पूर्व से अनुमति होनी आवश्यक है राष्ट्रपति की। इसी तरह धन विधेयक में भी बजट को संसद के समक्ष रखता है, वित्तीय शक्तियों में ये सब है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश से होती है। आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था, ठीक है, मतलब कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5, ये समझिए सिंपल जो निधि से संबंधित सारी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं कि राष्ट्रपति की पुनर्नुमति से आवश्यक हो जाती हैं। बजट के को रखना ये सब वित्तीय शक्तियों में आ जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ वीटो वाले में मामले में अलग से लिख रखा है, आगे पीछे आ गया है। राज्य विधायिका पर भी राष्ट्रपति का वीटो कैसे लागू होता है इसको देखेंगे। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है, ठीक है, वो धन विधेयक नहीं होगा, कंडीशन ये है। तो वो भी मतलब कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित है, राष्ट्रपति के पास भेजेगा देखने के लिए, ये हो जाएगा एक वीटो का ही तरीका है। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो ये माना जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 201 के तहत मतलब 201 के तहत राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है किसी विधेयक को, अपनी स्वीकृति तो सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है वह विधेयक पुनर्विचार हेतु राज्य विधायिका को लौटा दे, ठीक है। ये राष्ट्रपति का वीटो है राज्य विधान परिषदों पे। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, पर बाध्यकारी नहीं। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो उसको बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए, उसको माने हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सलाह ले सकता है किसी विधि या तथ्य पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बाध्यकारी है कि नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो बाध्यकारी नहीं होता है। आर्टिकल 72 में दिया हुआ है दंडादेश के लिए, कोई भी किसी को दंड मिला हुआ है उसको निलंबित कर दे, माफ़ कर दे या कन्वर्टेड कुछ चीज़ और नए भाग में कर दे। जैसे मान लीजिए उसको सश्रम दिया हुआ हो, उसको कम कर दे, नहीं सश्रम नहीं रहेगा, ऐसे नॉर्मल रहेगा। दंड में क्षमा दान कर दे, कुछ प्राणदान, दंड को का स्थगन भी कर सकते, किसी को फांसी की सज़ा हो गई हो, कर दे नहीं इसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके विवेक पे है। राहत व माफ़ी दे सकता है। विवेक क्या मतलब कि ये जाता है मंत्रिपरिषद से ही, जो होते ही है वहीं से उस पर सलाह दे के राष्ट्रपति के थ्रू होता है वो। तो सैन्य न्यायालयों में राहत और माफ़ी दे सकता है, उसमें क्या क्या कंडीशन है। सैन्य न्यायालयों में भी, केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध की सज़ा में भी, यदि सज़ा प्राणदंड हो तो भी। इसी तरह आप देखेंगे राज्यपाल को भी ऐसा ही कुछ पावर मिला हुआ है, वह है आर्टिकल 161 में, लेकिन उसमें प्राणदंड वाला नहीं होगा मैटर। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते पर राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं सारी संधियां और समझौते। राजदूतों, उच्चायुक्तों को भेजना और उनका स्वागत राष्ट्रपति के तहत होता है। सैन्य शक्ति में सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है ये। युद्ध या युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है संसद की अनुमति के अनुसार। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां भी हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत है राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। देखिए 356 तो आप लोग जानते होंगे संवैधानिक आपातकाल हो गया, लेकिन अगर 365 एक होता है जिसमें कि संघ द्वारा किसी निर्देश का अनुपालन करने में यदि उनको प्रभावी करने में असफलता हो जाती है राज्य द्वारा, तो उस कंडीशन में ये लागू होता है, ठीक है।
इस प्रकार राष्ट्रपति का ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हैं, मैंने देखा है कई बार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर करें, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। इतना हम लोग कर रहे हैं तो उसका कुछ तो हमें फल मिलना ज़रूर चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।